ओजांकियंस, आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ काजल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो को बेहद खास क्यों बोल रही हूं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हमारे साथ खुद ओजांग सर जुड़े हैं। ओजांग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। और बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं अपनी बात आप लोगों के सामने कह सकता हूँ। सबसे पहले तो सर मैं अपनी तरफ से आपको सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा है, जितना सुना है, और ओजांकियंस की तरफ से आपके लिए जो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आपको पिता तुल्य सम्मानित भी करते हैं। तो सच में एक सैल्यूट है आपको कि आपको देश भर से जितने भी ओजांकियंस हैं वो आपको इतना प्यार देते हैं। इसके लिए अगर कोई तहे दिल से इसको मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, वो मेरा ये परिवार है, ओजांकियंस फैमिली है। और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्हें बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, और निश्चित रूप से बच्चे मेरे साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। और अगर मैं सही रूप में कहूँ तो मेरे जो टीचर हैं वो वही हैं। उनकी समस्याओं का समाधान निकालते निकालते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आज मैं जो भी हूँ उसका जो रियल क्रेडिट जाता है वो ओजांकियंस को जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जाता है, और उनका वो खुला दिल, उनका जो प्योर हार्ट है कि वो मुझ तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढ कर लेकर आ सकूं। तो सर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आपके अंदर ये जुनून कब पैदा हुआ कि आपने अपने आप को पूरी तरह से ओजांकियंस को समर्पित कर दिया है? ये अगर जर्नी की बात करें तो कुछ लोग किसी खास काम के लिए पैदा होते हैं। शायद मैं बॉर्न टीचर अपने आप को कहना पसंद करूँगा, और बहुत शुरुआती दौर पे ही पहले अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, फिर धीरे धीरे बहुत पहले ही माता पिता ने एक आदत डाल दी थी स्वावलंबन की, और एक मैसेज मुझे दे दिया था कि अगर ज़िंदगी में आत्मविश्वास कमाना चाहते हो तो पहले आत्मसम्मान कमाना सीखो। तो बहुत पहले ही छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ाकर और बच्चों को पढ़ाकर अपनी छोटी छोटी अर्निंग को करना शुरू कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ फैशन है पॉकेट मनी लेने का, तो बहुत पहले ही ये सब हमारे यहाँ कल्चर बंद हो चुका था, और खुद से अर्न करके और अपने छोटे भाई बहनों के लिए खिलौने खरीदना, उनके लिए कुछ लेकर आना, वो बहुत शुरुआत से बात आ गई थी। हालांकि तब कोई ऐसा विज़न नहीं था या कोई जानता नहीं था हम क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट हो गई कि ज़िंदगी में किसी से कुछ अगर पाना है तो उसको हासिल करो, उसको अर्न करो, किसी से मांगने की बजाय। और धीरे धीरे फिर वो जुड़ा होता चला गया। रही बात टीचिंग की, पढ़ाने की, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में केवल दो पोल्स हैं, एक सीखना और दूसरा सिखाना। मैं इसको पढ़ाना नहीं कहता। एक्चुअली मैं जब मैं अपनी क्लासेस में होता हूँ तो मैं इसको कम्युनिकेशन कहता हूँ। मैं कभी किसी को ये सोच कर नहीं जाता कि मैं आज उसको कुछ पढ़ाऊँगा। शायद अभी गुरु बनने से बहुत दूर हूँ, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं उसको सिखाऊँगा। और मेरी ज़िंदगी का कुछ सफ़र ऐसा भी रहा कि कुछ हालात बड़े टफ रहे, तो ज़िंदगी ने मेरी जो सबसे बड़ी टीचर है वो मेरी ज़िंदगी रही है खुद। वो हालात ऐसे रहे, और जब उनसे लड़कर, उन पर जीत पाकर यहाँ तक जब मैं पहुँचा, तो खुद को जब मैं देखता हूँ कि एक मीडियोकर व्यक्ति, मैं अपने आप को एक मीडियोकर मानता हूँ जिसको भी बहुत कुछ सीखना है, जो ज़्यादा नहीं जानता है, तो खुद से एक प्रश्न करता हूँ कि अगर मैं उन हालातों पे विजय पा सकता हूँ, मैं उन मुश्किलों से लड़ सकता हूँ, तो मेरा कोई भी स्टूडेंट ये कर सकता है। और फिर डिफरेंट डायमेंशंस में, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाना, इंस्टीट्यूट में, फिर अपना इंस्टीट्यूट खोलना, जॉब में था तब भी NGOs के साथ जुड़कर पढ़ाना, तो वो थ्रू आउट लाइफ जुड़ा रहा। और इस दौरान हज़ारों की संख्या में बच्चे जुड़े और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सीखा उसको एक कंसोलिडेशन रूप दिया, और ओजांकियंस एकेडमी का एक जन्म हुआ, और धीरे धीरे वो परंपरा आगे बढ़ने लगी। और जो बदलाव की हमने एक बात शुरू की कि एजुकेशन का एक पर्पज़ होता है, एजुकेशन कभी निर्वात में नहीं रह सकता। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि लिटरेसी और एजुकेशन के बीच का जो अंतर है वही ओजांकियंस एकेडमी है। कि एजुकेशन एक पर्पस के साथ होता है, एक उद्देश्य के साथ होता है। एजुकेशन राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो एकेडमी में हम यही कोशिश करते हैं कि ओजांकियन वो हैं जो इस मशाल को कैरी करते हैं। उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि वो इस भार को ढो सकते हैं। वो ओजांकियन को अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो ये वो हैं जो अपनी राइट से पहले अपनी ड्यूटीज़ को रखते हैं। एक नागरिक होने की ड्यूटी, एक उत्तरदायित्व की, एक कर्तव्य बोध है। वो राष्ट्र से मांगने से पहले राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ओजांकियंस, और वो सभी हैं। तो इसी रूप में मैं डिफाइन कर पाता, और इसका श्रेय इस ऊर्जा को जाता है जो यूथ की पावर है उसको जाता है।
बिल्कुल सर, जैसे कि उजांक आईएएस एकेडमी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है खुद को उजांकियंस कहते हैं, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को उजांकियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके बारे में? सबसे पहले किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है, डिज़ायर। बिना डिज़ायर यानी कि जब तक वो प्यास नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए वो डिज़ायर की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। उजांक आईएएस एकेडमी में एक चीज़ और जुड़ जाती है डिज़ायर के साथ, राष्ट्र। एक होता है कि खुद को उन्नत करना, खुद के लिए पैसे कमाना, खुद के लिए अर्न करना, और उजांकियन इसके साथ एक पर्पस जोड़ लेता है। यानी उनकी डिज़ायर को एक ऐसे कह सकते हैं कि एक इग्नाइट पावर है और उस मिसाइल को एक रास्ता मिल जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है, तो वो लक्ष्य भेदी मिसाइल हो जाती है। तो कुछ कुछ हमारे उजांकियंस को लक्ष्य होता है कि उनकी जितनी भी मेहनत है, जो भी उनकी डिज़ायर है, वो राष्ट्र निर्माण के काम आएगी। वो अपने आप को रखने से पहले अपने राष्ट्र को रखते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं। वो जब क्लास पढ़ते हैं तो उसको जाकर अप्लाई करते हैं, वो अपने परिवारों में अप्लाई करते हैं, वो पानी बचाने के लिए बात करते हैं, वो पढ़ाने के लिए बात करते हैं, वो सामाजिक कुरीतियों के लिए काम करते हैं। तो एक बड़ा इनपुट मिलता है कि जो बात मैं उनसे कह रहा हूँ, शायद हमारा कम्युनिकेशन जो है वो दिलों से दिलों में होता है। इसीलिए एक मुझे उजांकियन ने लिख के भेजा था कि बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे अपने टीचर की कही बात को कॉपी पर लिखते हैं, उजांकियंस उजांक सर की बात को दिल पर लिखते हैं। तो बहुत ये मकसद, ये जो मैसेज था बड़ा गहरा था कि दिल पे लिख लेते, जब बात दिल पे लिख ली जाती है तो जीवन भी उसके साथ ही चलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल, जैसे कि उजांकियंस जो है वो खुद प्राउड के साथ कहते हैं कि वो उजांक सर के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर एक उजांकियन बनने के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? निश्चित रूप से देखो, जब आप परिवर्तन करने जाते हो, आप किसी बनी बनाई व्यवस्था में आप जब उसमें चेंजेस करने जाते हो, तो चेंज करने के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब आप फील करते हो कि यू आर एजेंट ऑफ चेंज, आप एक परिवर्तन के बिंदु हो, तो आपको वो ऊर्जा झोंकनी पड़ती है। मुझे याद है कि मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सामने पड़ोस में बड़ा पानी बह रहा था। आपने क्लास में पढ़ाया था कि भारत कितने बड़े जल संकट का सामना करना पड़ा, तो वो बहुत डर रहा था कि रात में 2 बजे कैसे दरवाज़ा खटखटाए। फिर उसने मुझे मैसेज करके भेजा कि सर, खुद को बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया कि नहीं, ये क्या होगा, गाली देगा, डांटेगा, कोई बात नहीं है, एक बात, मैं अपना कर्तव्य तो पूरा करूँ। जब भी किसी एक लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो आपको विरोधों का सामना करना पड़ता है, और जो विरोध को सह लेता है वही उजांकियन है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, जैसे कि उजांकियंस जो है वो आपके पथ पर दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो वही अगर हम पूछें कि जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य वो कैसे निर्धारित करें, उसके बारे में? पहले तो मैं इस आपके सवाल में थोड़ा सा सुधार करूंगा कि वो मेरे दिखाए पथ पर कोई चल नहीं रहा है, हम सभी पथिक हैं। मैंने कहा ना, मेरे जीवन में 2 ही बिंदु हैं, सीखना और सिखाना। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैं उनका टीम लीडर हूँ, मैं उनके थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों पथ पे चल रहे हैं। मुझे कोई लक्ष्य मिला नहीं है, मैं भी उसी रास्ते पर बस चलता चला जा रहा हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ अपने पीछे आने वाले को बताता जा रहा हूँ कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन अभी मुझे बहुत रास्ता तय करना है, बहुत से प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, बहुत सी मुश्किलों से लड़ना है। मुझे लगता है कि अभी मेरा योगदान मेरे रास्ते में बहुत बहुत कम है, और एक छोटी सी एक चिंगारी है जो परिवर्तन की चिंगारी है, और धीरे धीरे वो मशाल के रूप में परिवर्तित होती जाएगी, लेकिन ये समय बहुत लगेगा इसमें। और मैं किसी उद्देश्य के साथ चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, कोई ऐसा लालच नहीं कि अब ये मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा। तो हम सभी पथिक हैं, हम सभी चल रहे हैं एक रास्ते पे। तो मैं सिर्फ एक टीम लीडर हूँ। अब रही बात उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, अगर जो आपका प्रश्न है, तो तैयारी जैसे पहले बात होती है कि जब आप सिविल सेवा स्पेशली आते हैं, तो सिविल सेवा बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉब नहीं, करियर है। और करियर, जैसे हम अक्सर मैं क्लास में बोलता हूँ कि साइकिल का जो करियर होता है वो ढोने का काम करता है। समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता। वो कोई भी हो सकता है, वो गरीब बच्चा हो सकता है, वो महिला हो सकती है जिसको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वो गरीब व्यक्ति होता है जो गरीबी से निकलना चाहता है, वो पिता जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। हमारे चारों तरफ हिंदुस्तान में ये चीज़ें देखी जाती हैं, फैली हुई हैं। तो इनके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन लाना, उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसको स्कूल तक भेज देना, उस बच्ची को ये महसूस कराना कि तुम सुरक्षित हो, तुम आज घर से निकली हो तो अपने घर सुरक्षित जाओगी, ये IPS होने के नाते मेरा वचन है। तो जिस वचन को अपने देशवासियों, अपने हिंदुस्तान के लिए जब हम करना सीख जाएंगे, वचन को निभाना सीख जाएंगे, तो पहली चीज़ यही होती है। तो यानी कि ये पूरी जो तैयारी है वो एक उद्देश्य मांगती है कि पर्पस क्या है तुम्हारा। क्योंकि जब तुम इन वचनों को निभाने आओगे, उस बच्चे की स्माइल को सुनिश्चित कराने आओगे,
तो इस समाज का विरोध तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो तुम्हारे अंदर वो मेटल है कि नहीं, वो विरोध झेल सकते हो कि नहीं। और शुरुआत आज से हो जाएगी। जिस दिन आपने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें घेर लेंगे, अरे तुमने इतना बड़ा सपना कैसे देख लिया। हमारे परिवारों में तो, हमारे समाज में तो बड़े सपने देखना ही अपराध हो जाता है। तो जिस दिन तुम्हें ये लग गया कि तुमने बड़े सपने देखने की एक कहते हैं गुस्ताखी कर ली है, और जिस दिन लोग तुम्हें टोकने लगे, इतना बड़ा सपना, इतनी छोटी छोटी आंखों में इतना बड़ा सपना, अरे अब कैसे कर सकते हो, उसी दिन ये जो संघर्ष शुरू होगा वही जर्नी की शुरुआत है। और अपनी लाइफ को उद्देश्य देना, और जब उद्देश्य की तरफ चलते हैं ना, तो हम खुद को रोज बनाते हैं, खुद को रोज गढ़ते हैं। खुद को गढ़ने में जो दर्द होता है, उस दर्द को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, वही ये पूरा प्रोसेस है। किताबें, सिलेबस, ये उसके बाद आता है। क्योंकि जो किताबें सिलेबस को पहले रख कर बैठ गया कि इतना पढ़ना उतना पढ़ना, वो जब ये दर्द की बारी आएगी तो वो घबरा कर भागेगा। जो दर्द के लिए तैयार है, उसके लिए किताबें, सिलेबस ये बड़ी आनंद वाली यात्रा हो जाएगी। उसको दर्द में मजा आने लगेगा। जैसे कभी हमारे आज़ादी के दीवाने हुआ करते थे, तो जब उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, अंग्रेज उनको कोड़े मारते थे, तो वो भारत माता की जय बोलते और मगन होकर गाने गाने लगते थे। जब फांसी के तख्ते की तरफ लेकर जाया जाता था, तो वो और मगन होकर गाना गाते थे। उनको मृत्यु में भी आनंद आता था, उनको शहीद होने में भी एक बड़ा तमगा लगता। तो जिस दिन ये तुम्हारे अंदर जज्बा आ जाएगा कि रातों को जगना, अपनी आंखों पर पानी मारकर पढ़ने बैठना, वो बिस्तर बुला रहा और उसको दूर करके फिर से पढ़ने बैठ जाना, इस तकलीफ को झेलने में और तकलीफ का मजा आने लगे, तकलीफ तुम्हारे लिए एक सॉन्ग बन जाए, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि हर किसी को पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब जाके वो किताबी पढ़ सकता है। तो वहीं हम बात करेंगे इंटरव्यू राउंड की। ऐसा माना जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट राउंड होता है, प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, लेकिन जो उजांक आईएएस एकेडमी है वो स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करता है इंटरव्यू राउंड के लिए? इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, मतलब साक्षात बैठे और बातचीत कर रहे हो, तो जो अंदर होगा वही मुंह पे होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं इस बात की कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच पर, मैं अक्सर में बोलता हूँ आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। तो उसके व्यक्ति से, यानी उसके एज अ पर्सन वो हमारे पास आता है, और एज अ पर्सनैलिटी वो यहाँ से जाता है। तो पर्सनैलिटी बहुत बड़ा आयाम होती है। तो जो अगर आपके अंदर शुद्धता होगी, आपके अंदर विचार होगा, आपके अंदर एक सोच होगी, तो जीभ तो वही बोलेगी ना, दिमाग तुमसे वही बुलवाएगा। तो हम उस सोच को अंदर इनबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, हम समझाते हैं। जैसे अभी हमने काफ़ी संघर्षों के बाद हमने एक सिस्टम डेवलप किया टीचिंग का, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम कहते हैं। और जितना मैंने यूपीएससी को अपने अनुभव से जाना है, उसकी चुनौतियों को समझा है कि यूपीएससी चुनौतियां हमारे सामने रखता है। यूपीएससी चाहता है कि आप इसके समाधान के बारे में बात करें। कल आप ब्यूरोक्रेसी में आए तो आपको जब कोई रॉ प्रॉब्लम दी जाएगी तो उसका एक पका पकाया सॉल्यूशन लेकर आ सकें। तो वो एक कॉम्प्लेक्स एडॉप्टिव सिस्टम होता है, और हम अपने स्टूडेंट को उसी हिसाब से तैयार करते हैं। बिगिनर आता है, वो सोचता है कि अभी शायद हमें बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की बातें पढ़ाई जाएंगी, और उसको हम सीधे झोंक देते हैं, आओ और एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में आओ। और हम यहाँ पीडीएफ कल्चर का विरोध करते हुए डिस्कशन बेस्ड पढ़ाई को लेकर जा रहे हैं। हमने बहुत से इनोवेशन किए हैं, LWMI मैथड, BTL मैथड, और धीरे धीरे वो बच्चे समझ रहे हैं कि किसी पीडीएफ को रटने की बजाय अगर हम उसको एनालिसिस में लेकर जाएं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और जिस दिन इंसान का दिमाग एनालिसिस करना सीख जाता है, जिस दिन वो पैटर्न पकड़ना सीख जाता है, उस दिन उसके लिए रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। वो जंगल में रास्ता ढूंढ सकता है, फिर उसके लिए हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जाकर बोलता है कि हम तैयार हैं, आओ। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि उजांक आईएएस एकेडमी, काफ़ी नाम है इसका, हर पूरे देश में है, तो अब तक उजांक आईएएस एकेडमी अब तक कितने आईएएस ऑफिसर दे चुका है, या फिर कितने उजांकियंस हैं जो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं? बहुत ही कम समय हुआ हमें इस फील्ड में आए हुए, और इनोवेशन की वजह से हमें बहुत ही जल्दी और आशातीत रिजल्ट, आशा से भी, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने लगे। और निश्चित रूप से हर साल हमारा रिजल्ट जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसे संख्या की बात करें तो बहुत से बच्चे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट बैच के बच्चे बाद में सेलेक्ट होते हैं, 1-2 बैचेस के बाद। लेकिन हर साल जिस तरह से पहले साल हमारा 9 रिज़ल्ट, फिर 13 रिज़ल्ट बढ़ता चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा जो सिलेक्शन का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि संख्या बल में तो हम बढ़ ही रहे हैं। इस बार भी हमारे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बच्चों ने इंटरव्यू दिया, बहुत ही एग्जॉस्टिव हम जो है वो एक इंटरव्यू प्रोसेस होकर गुजरे। तो निश्चित रूप से इस बार हमें पिछले साल से भी अच्छा रिजल्ट हमें मिलने की उम्मीद है, और डेफिनेटली मिलेगा। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल अंत में यही है जो पर्पज़ है कि जो जिन ऑफिसर्स को, आने वाले भविष्य के ऑफिसर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जब वो पहुँचें
तो वो इस मशाल को ज़िंदा रखें कि वो एक ओजांकियन है और परिवर्तन उन्हें करना है। जब ढेर सारी चुनौतियाँ उनके सामने आएँ और कई बार रास्ता ना दिखे तो उन्हें यही याद रखना है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो इस राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं, वो परिवर्तन के लिए आए हैं और इस मैसेज को याद रखें। संख्या तो मैंने सोचा है कि मुझे तो 100 के आसपास IAS ऑफिसर चाहिए जो 100 जिलों में हो और 100 परिवर्तन एजेंट के रूप में, और वो जहाँ रहें वो एक शिक्षक के रूप में रहें। मेरी बात याद रखिएगा कि जहाँ आप जाएं अपने साथ एक और श्रृंखला तैयार करें। भारत की परिवर्तन की श्रृंखला बहुत लंबी है। भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु बन सकता है। ये जो टाइम है वो हमें भारत को परिवर्तित करने का समय है और ये उत्तरदायित्व तो हमारे ही कंधों पर है। तो उस मकसद के साथ पढ़ें। एजुकेशन जिस दिन मकसद के साथ जुड़ जाता है, जैसा कि हमारे प्राचीन काल में था कि हमारी एजुकेशन एक पर्पस के साथ थी, वो पर्पस हमने जिस दिन पा लिया उसी दिन हम वापस अपने स्वर्णिम युग में लौट आएंगे। और हम हर हिंदुस्तानी का एक हक है कि मेरे हिंदुस्तान के हर बच्चे के चेहरे पे स्माइल हो, एजुकेशन हो, हमारी हर बच्ची पढ़ाई कर सके और हमारे लोग कम से कम भूखे पेट ना सोएं। और ये हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। तो इस मशाल को थामने की जिम्मेदारी आपकी है और थामने का जो साहस है वो भी आपका है। मशाल की रोशनी लोगों को अचंभित करती है, लेकिन मशाल की जलन उसको थामने वाले को ही होती है। तो अगर तुम्हें उस जलन को बर्दाश्त करने की क्षमता है तो कूद पड़ना। दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। लेकिन याद रखना कि दर्द व्यक्तिगत होता है और वो बर्दाश्त करने का जो साहस होता है वो व्यक्तित्वों में होता है। तो तुम वही व्यक्तित्व हो और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ये परिवार बड़ा होता चला जा रहा है। और ये ओजांकियन शब्द मेरे बच्चों ने ही क्वाइन किया, बहुत प्राउडली वो इसके साथ जुड़ते हैं। आज वो अपने नाम के साथ लगाते हैं तो एक गौरव की भी अनुभूति होती है और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी की भी एक अनुभूति होती है कि और ज़्यादा इनोवेशन करना है और कुछ नया लेकर आना है। और यकीन मानिए जब आप इनोवेशन करते हैं तो इनोवेशन के लिए साहस बहुत चाहिए होता है। एक डर होता है कि ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, पसंद आएगी नहीं आएगी। लेकिन मुझे जो निर्णय लेने का साहस देता है ना, वो इनकी ऊर्जा देती है। वो ये कहते हैं, इनके मैसेज कहते हैं कि सर बहुत मज़ा आया, करिए, हम आपके साथ हैं, हमें ये पुरानी परिपाटी से निकल कर कुछ नया करना है। तो बस मुट्ठी भिज जाती है और लगता है कि नहीं अब करना है, चाहे जो हो जाए। अगर ये मेरे साथ हैं तो मैं कर जाऊँगा। तो अगर मैं कुछ इनोवेशन कर पाता हूँ, एकेडमी कुछ इनोवेशन करती है, तो वो ताकत आप हैं। इस ताकत को बनाए रखिए, खुद को पहचानिए। और ये देश जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लेता है उसी दिन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस भारत का भविष्य, मेरे भारत का भविष्य है। तो अपने लिए बहुत आशान्वित रहिए, अपने लिए बहुत ताकत बना के रखिए। आप बहुत रचनात्मक हैं, खुद पर विश्वास करना सीखिए। दुनिया पर विश्वास करने से पहले, ओजांग पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। आप अद्वितीय हैं, यूनिक हैं और ईश्वर ने आपको किसी पर्पस से यहाँ भेजा है। स्वागत करता हूँ आप सभी का ओजांग फैमिली में, स्वागत करता हूँ सभी ओजांगियंस का। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। और आप सच में एक प्रेरणा का स्रोत हैं हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, देश भर के ओजांकियंस के लिए। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ओजांकियंस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।